आइए हम लोग आज फिर से मैथ्स के 25 प्रश्नों को कंटिन्यू तैयार करते हैं। ग्रुप सी और डी के बिहाफ पर प्रश्नों को हम फिर से कवर कर रहे हैं। प्रश्न का लेवल परीक्षा के हिसाब से रहेगा, स्तर उसका उसी हिसाब से रहेगा। टेक्निकल होंगे, बड़े होंगे, समझना पड़ेगा एक एक सवाल को मन लगाकर, दिल लगाकर। तो सभी लोग तेजी के साथ जुड़ें और एक बार वीडियो को सभी लोग साझा करें, शेयर करें, लाइक भी करते रहें और इस महत्वपूर्ण सेशन में मैथ्स के सवालों को हल करने के लिए पेन कॉपी उठा लें। सोल्यूशन होता जाए तो आंसर हमें बताते चले, जिससे कि इसी क्लास के साथ साथ यह पूरी प्रश्न अच्छे से आप सभी के तैयार हो जाए। पहले सवाल से मैं शुरू कर रहा हूं, देर ज्यादा नहीं करता हूं। सवाल नंबर 1 है जिसमें इकाई का अंक पूछा गया है। आपको यहां पर एक व्यंजक दिख रहा है। इस व्यंजक में बेस एंड पावर का कॉन्सेप्ट है, अर्थात आपको एक नंबर दिखा है 257। 57 के अंत में 7 है। जब भी कभी हमें इकाई के अंक के सवाल हल करने होते हैं तो हम लोग किसी भी दी गई संख्या की जो बेस पावर के रूप में लिखी गई है उसके अंतिम अंक को ही ध्यान देते हैं। अंतिम अंक के ऊपर भी कुछ बातें होती हैं। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, उस समय जो भी पावर उसकी लगी रहती है, पावर को 4 से भाग दिया जाता है, शेषफल निकाला जाता है। उस शेषफल को दी गई संख्या के अंतिम अंक के ऊपर अप्लाई किया जाता है और उसी से अंतिम अंक हम निर्धारित करते हैं। जैसे इसके अंत में 7 है तो हम पावर को 4 से भाग करेंगे। 11 चौके 44, 44 के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो यहां पर 7 की पावर 1 हो जाएगा। गुणा लगा दीजिए, जो ऑपरेटर बीच में है एज इट इज लग जाएगा। यहां पर भी 8 है तो 8 वाला वही नियम यहां पर भी काम करेगा। इसमें भी 73 है, मैंने इसको भी 4 से भाग किया। 18 चौके 72, रिमाइंडर 1 है, मैंने 8 की पावर 1 लगा दिया। 8 की पावर 1 का मतलब 8 होता है। अब आप केवल और केवल जान गए 7 8 56 होगा, अंत में 6 आना है। अर्थात इस सवाल के आंसर के रूप में हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अंतिम अंक 6 होगा, जो डी ऑप्शन में अवेलेबल है, आपके सामने है। आप सभी लोग इसको नोट करें। तो पहला सवाल हम लोग डन करते हैं मैथ्स के सेशन का। दूसरा सवाल आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है जो वेन डायग्राम आधारित है। मन लगाकर अगर सुनेंगे समझेंगे, कोई लिखा ज्यादा रहता है तो करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। एक प्रतियोगी परीक्षा होती है जिसमें सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, जबकि सेक्शन बी में 77% अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। दोनों सेक्शंस की बात किया जाए तो 18% अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण रहते हैं। दोनों सेक्शंस में कुल 1425 अभ्यर्थी क्या होते हैं, पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण कुल अभ्यर्थियों की संख्या इस सवाल में हमसे पूछा गया है। ऐसे सवालों के लिए मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, लेकिन एक बात जरूर आपको बताता हूं कि फेल पास का अपना एक सिस्टम है। अगर किसी समूह को हम टोटल 100% मान रहे हैं, उसमें से हमने कहा कि 80% पास हैं, इतना है कि 20% फेल होंगे। अगर मैंने कहा 77% पास है तो आप तय रहा कि 23% फेल होंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आंकड़ा दिया है 18% फेल का दिया है। फेल का दिया है ना, इसलिए मैंने यहां पर सभी आंकड़ों को फेल का बना लिया। हम चाहते तो पास से भी जा सकते थे, क्योंकि सोल्यूशन में या जो हमारे पास कंडीशन में यह वैल्यू पास की ही दी गई, बट पास बनाना थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, नेगेटिव का इंपैक्ट लेगा, इसलिए हम लोग फेल के हिसाब से ही चलेंगे और ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देगा। हमने देखिए सेक्शन ए बनाया, हमने सेक्शन बी बनाया। देखिए हमने इस हिसाब से वेन डायग्राम में दोनों सेक्शन को सेटल किया। एक कॉमन रीजन बनाते हैं जो दोनों सेक्शंस में फेल या पास की संख्या को दिखाता है। सेक्शन ए में कुल 20% फेल है। सेक्शन बी में अगर देखा हमने 77 था, 23% फेल थे, जबकि दोनों सेक्शंस की बात किया जाए तो 18% फेल थे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि केवल सेक्शन ए में फेल संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे सर 2, क्योंकि टोटल यह जो गोला आपका बना हुआ था, अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, मैं ये थोड़ा सा यहां पर मामला गड़बड़ है। हमने जो बनाया था मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं, नहीं तो लॉक नहीं था सवाल, इसलिए यहां पर दिक्कत हो रही है। आप एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, जो मैं बताने चल रहा हूं। ये थोड़ा सा सुविधा होती है कभी कभी टेक्निकल चीजें हल करने में। आप मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर 80% पास है तो 20% यहां पर फेल है, 77% पास है तो 23% यहां पर फेल है, 18% टोटल फेल थे। और यहां पर कुल सेक्शंस में जो पास की संख्या थी 1425 दी गई थी। कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछी थी। मैंने यहां पर सेक्शन ए बनाया था, मैंने सेक्शन यहां पर बी बनाया था। सेक्शन ए में मैंने आपको कहा था कि 20% फेल है, जबकि सेक्शन बी में मैंने कहा था 23% फेल है। दोनों सेक्शंस की बात किया तो यहां पर 18% फेल था। हम अगर आपसे कहते कि केवल सेक्शन ए में फेल छात्रों की परसेंटेज क्या थी, तो आप कहते सर क्या दिक्कत है बताओ, पूरा गोला अगर 20% था, उसमें से 18 कॉमन चला गया तो 2% केवल और केवल सेक्शन ए की बात हो गई। इसी प्रकार से अगर पूरा गोला अर्थात सेक्शन बी में जो फेल थे वो 23 थे, 18 निकल गया तो 5% यहां पर आ गया। अब इस हिसाब से अगर हम टोटल फेल की बात करें दोनों सेक्शंस की, तो सबको जोड़िए 18 5 23 2 25% फेल होता है।
अगर 25% फेल होता है तो निश्चित तौर पर पास कितना होता है, बोलिए? पास होता है 75%। कितना होता है भाई? 75%। इस सवाल में आपको 75% ही दिया है, क्योंकि ये टोटल पास दिया था, तो हम लिखेंगे कि 75% की वैल्यू आपको 1425 दिया है, और हमसे कुल पूछा है, तो किसी समूह का कुल हमेशा 100% होता है। हम यहां भी चाह करके थोड़ा सा भिन्न बना सकते थे और आसान भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसे भी आप सवाल आराम से कर सकते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 पचे 15, 4 से गुणा करिए, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, 4 चौके 16, 3 19, 1900 कुल अभ्यर्थी थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया था। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। जितने लोगों ने 1900 बताया है, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आपका प्राप्त हुआ है और आपने सही रिस्पांस किया है। तो बढ़िया सवाल था, मन लगा के ऐसे सवालों पर फोकस बनाए रखिए, और आपके कमेंट से आपका रिस्पांस लेवल समझ में आ रहा है, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि आपने सही पढ़ा है, सही कर रहे हैं आप लोग। अगले सवाल पर हम सेशंस के आगे बढ़ते हैं। आपको एक द्विघात समीकरण और शानदार सवाल दिया है। इसमें कई बातें, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, कई अप्रोच आपको देखने को नजर आएंगे। ग्रुप सी के अभ्यर्थी जो भी स्टेनोग्राफर का और जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस का पेपर दे रहे हैं, इस सवाल को खूब मन लगाकर, दिल लगाकर सुन लेंगे, ठीक है? आपको बहुत क्लियर होगा। एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है, जहां पर मूलों का अपना नेचर होता है, मूलों का योगफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है। अभी हम पहले उसकी बात ना करके हम आगे पूरे सवाल को पढ़ लें, क्योंकि इसके जो मूल दिए गए हैं, tan 21 दिया है जो अल्फा का मान है, और tan 24 दिया गया जो बीटा का मान है। आप देख पा रहे हैं। अब हमसे इस सवाल में कहा कि 4 प्लस क्यू माइनस पी का मान बता दो। दरअसल क्यू माइनस पी आपको इस समीकरण में दिखने को मिलेगा। जब भी कभी कोई द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन आप लोग पढ़ें, उसके मूलों के रिलेशंस को हम लोग थोड़ा जस्टिफाई कर ले, तो मूलों का योगफल हमेशा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमेशा सी बाई ए होता है। अगर हम अपने इस इक्वेशन को इस जनरल से कंपेयर करें, तो ध्यान रखिएगा यहां पर a का मान होगा 1। आप कहोगे कहां से आया सर? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a का मान 1 हो गया। b का मान यहां पर p होगा, क्योंकि x का गुणांक यहां पर p है। ऐसे c का मान यहां पर जनरली q है। अगर हम इसके मूलों का योगफल करें, इसके मूलों का योगफल, अब यहां पर मूलों के योगफल तक करने से पहले हमको पता तो हो मूल कौन है। पता चला कि मूल tan 21 है, tan 24 है, tan 21 है, tan 24 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हमें मूलों का योगफल करना है, सुनते चलिएगा, मूलों का योग करना है, जो हमने अल्फा बीटा के रूप में सोचा है, ऐसी बात नहीं कि हम इसको नहीं सोचे हैं, अल्फा बीटा के रूप में सोचे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताएं? माइनस पी अपान 1, क्योंकि देखो माइनस पी बटाओ 1, बी बाई ए, देखिए यहां पर रूल लिखा है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा है? सी बाई ए, सी का मतलब क्यू है, तो सिंपली क्यू है। अब ये आपके पास मूलों का योगफल रखा हुआ है, मूलों का गुणनफल रखा हुआ है, जहां जरूरत पड़े भाई अप्लाई कर लेना। देखो कैसे अप्लाई करोगे। हमारे पास मूल अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसकी बात करें, तो अल्फा की जगह पर हमने लिखा है tan, पढ़िए कितना? tan 21, करेक्ट है, tan 21। और बीटा की जगह पे भाई कितना है? tan 24, ये लिखा है हम लोगों ने, tan 21 प्लस tan 24। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को जानकारी हो, 21 और 24 को जोड़ने से क्या होगा? tan 45 होगा कि नहीं? यस होगा। और अगर tan a प्लस tan b अगर आपने सुना होगा, तो यहां पर कहीं लिख देता हूं, tan a प्लस बी, ऐसे लिखिए, ये देखिए tan a प्लस tan b बराबर, या ऐसे लिखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाता है? tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b होता है, करेक्ट है। ये त्रिकोणमिति का नियम है। उस आधार पर देखिए हमने क्या किया। अब आप कहोगे कि यहां पर कैसे सोच रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हम इसको a माने और इसको b माने, तो हमने भैया tan a प्लस b कर दिया, करेक्ट है। tan a प्लस b का मान 45 हो गया। अब यह हो जाएगा tan a मतलब tan 21 प्लस tan 24 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 21 tan 24, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सुनते चलिएगा। अब सुनते चलिए आगे भी। tan 45 का मान मुझे लगता है सार्वभौमिक है, 1 होता है, सबको जानकारी है, मुझे नहीं, सबको जानकारी है। tan a प्लस मतलब tan 21 प्लस tan 24 मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या सही लिख रहा हूं कि नहीं? हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो कितना है? माइनस पी, 1 रहने दीजिए, माइनस tan a इंटू tan b, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? क्यू है। तो भैया आपके पास ए स्थिति सामने बन रही है। इस स्थिति को पढ़ पा रहे हैं ना सब लोग? क्या लिख दूं?
1 माइनस क्यू बराबर माइनस पी, मैं लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो इसी को इंप्लाइज कर देते हैं क्या, 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, मतलब क्यू माइनस पी का मान बोलो कितना है? 1 है। क्यू माइनस पी का मान बोलो कितना है? 1 है। सवाल में क्या पूछा, इसको पढ़िए, सवाल में ए पूछा है, ये पढ़िए, 4 प्लस क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी का मान बोलो कितना आया है? 1 आया है। 1 में अगर हम 4 जोड़ दे तो उत्तर 5 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर इस सवाल का उत्तर 5 है, जो आप लोग सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं, और बहुत ही शानदार सवाल है। जितने लोग समझ पा रहे हैं हमें आंसर जरूर कर दें, और एक बार सिंसियरिटी से ऐसे सवालों को ध्यान से देख लें, बिल्कुल आपके काम आएगा। मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर थोड़ी बहुत डाउट होगी तो एक रिवीजन हल्का सा लगा दीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। जो मैंने बातें बताई एकदम अप्लाई होता दिख रहा होगा। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाएंगे तो आराम से आ भी जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, मतलब उसके द्वारा 1661 और 2040 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 8 आए? ऐसे सवाल को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे बढ़िया क्या, ट्रेडिशनल तरीका। हमसे एक संख्या पूछी जा रही है, जिस संख्या द्वारा अगर मैं 1661 को भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा पता है? 10 आएगा। जिस संख्या द्वारा अगर मैं 2040 को भाग करूंगा तो शेषफल आएगा 8। ऐसे सवालों को जब हम ट्रेडिशनल हल करते हैं तो क्या करते हैं वो भी बता दूं। इससे इसका डिफरेंस करते हैं भाई 1651 हो जाएगा, और इससे इसका डिफरेंस करते भैया 2032 हो जाएगा। दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, दोनों का क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ। आपको एग्जैक्ट उत्तर पता चल जाएगा, एग्जैक्ट उत्तर पता चल जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि इससे भी आसान तरीके से आप इस सवाल पर जा सकते हैं। डिफरेंस के आधार पर भी हम निर्धारित कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आपके पास डिविजिबिलिटी पर भी जा सकते हैं, डिफरेंस पर भी जा सकते हैं, जो मैंने एचसीएफ बताया इस पर भी जा सकते हैं। तमाम तरीके हैं, आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। मैंने लिखा 1651, देख रहे हैं, और 2000 हमने कितना लिखा? 40। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस से जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे अगर आप डिफरेंस पर जाइए तो यहां पर कितना होने वाला है? देखिए हमारे पास 1651 है, नहीं, यहां पर जब हमने आपसे यही तो कहा ना कि आपको अब एचसीएफ किसका निकालना है? इसका थोड़ी निकालना है, इसका थोड़ी निकालना है, इन दोनों का निकालना है ना। इन दोनों का मतलब 1651 है, 1651 है, ध्यान से देखिएगा, 1651 है और 2032 है। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, खुद ही डिक्लेयर हो जाएगा। 2 से 1 1 होता है, 13 से 5 8 होता है, 9 से 6 3 होता है, 381 हो गया। अब 381 तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फैक्टर बना के सोचे, जैसे फैक्टर हमने बनाया तो हमने यहां पर इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। 3 से हमने इसका जब फैक्टराइजेशन किया, 3 से कट रहा है ना, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 127 है कहीं पर? हाँ है, 127 है, तो बिल्कुल यही आंसर है, और इसका एचसीएफ भी 127 होगा। आप भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, जिस भी प्रयास से अगर इसका एचसीएफ दोनों का निकाल लें, आपको 127 ही नजर आएगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वह सबसे बड़ी संख्या 127 होगी, जिसके द्वारा जब मैं इसको भाग करूंगा तो शेषफल 10 मिलेगा, और इसको भाग करूंगा तो शेषफल 8 मिलेगा। हम लोग ऐसे सवालों को घटाकर इस पर पहुंचकर डिविजिबिलिटी से तय कर लेते हैं, और डिविजिबिलिटी से भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। आशा करता हूं यह सवाल आपको एकदम स्पष्ट नजर आ गया होगा, इसका सोल्यूशन आपको प्रोसेस हो गया होगा, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग सवाल समझ पा रहे होंगे ना। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। ये देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज है, बहुत शानदार दमदार सवाल है। अगर इसको कर लिया तो समझो आधी बाधा पार हो गई। चलिए आधी बाधा नहीं, पूरी बाधा हम लोग पार करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज प्लान करिए, जो जैसे कहा है वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सवाल ठीक ठाक है, स्तरीय है। सबसे पहले मैंने ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाया, जैसे कह रहा फिगर में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, जहां पर इसने जो कहा है उसको फॉलो करिए। कोण सी को उसने समकोण कहा है, ए भाई 90 है, यह ए है, यह बी है, और इसको हमने सी कहा है। इसके बाद भी एक वर्ड उसने लिखा है, पढ़िए, सीएम। सीएम मतलब सी से यम जो है पड़ेगा ए बी पर लंबवत है। लंबवत का मतलब ऐसे हमने ड्रॉ किया, इसने आ जाकर के यहां समकोण बना दिया, इसने जाकर वहां समकोण बना दिया। आगे पढ़िए, ए बी 18 है, मतलब यहां से यहां तक पूरी लेंथ कितनी है? 18 है, यहां से यहां तक 18 है। पढ़ते चलिएगा। बीएम 6 है, बीएम कहां पर है? ए है, बीएम भैया 6 है, यहां से यहां तक 6 है। सीएम की लंबाई पूछ रहा है, सीएम मतलब दिस लेंथ, ए हमसे पूछा जा रहा है। आइए इसका सोल्यूशन समझिएगा कैसे हम लोग निकाल पाए। एक बात आप कंफर्म करो, अगर यह पूरी लेंथ 18 थी और यह भाग 6 था, तो यह भाग कितना हो जाएगा? बोलो 12 हो जाएगा। यह भाग 12 हो जाएगा, तय है, इसमें डाउट नहीं।
कुछ बातें आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एकदम समझिएगा मन लगा करके। हम दो रिलेशन आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे कहेंगे, अगर मैं AC वर्ग कर दूं, AC वर्ग मतलब दिस लेंथ, इसको अगर हमने टारगेट किया AC वर्ग को, AC वर्ग को अगर हम टारगेट करेंगे तो आप इसको कनेक्ट किससे करेंगे? AM से। लिखो AM इंटू AM किसका पार्ट है? AB से। और आप कहोगे सर ये कहां सोच रहे हैं आप? मैं बताऊं, ये मैं सोच रहा हूं सिमिलरिटी से। कहां से? सिमिलरिटी से। अब यहां पर हम सिमिलरिटी आपको प्रूव करके दिखाए तो ये जरूरत भी नहीं है, ना तो कोई रिक्वायरमेंट हमारी है। हमने ऐसे लिख दिया AC स्क्वायर बराबर AM इंटू MP। ठीक है। दूसरी तरफ अब AC को छोड़ दीजिए, AC का मोह त्यागिए, आ जाइए BC पर। लिखिए BC वर्ग। BC वर्ग बराबर, ये जब भी समकोण त्रिभुज में ऐसी स्थिति बने, इस रिलेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। अब आप लिखो BM, क्या लिखो भैया? BM। लिखो BM इंटू इसमें भी लिखो AB, पूरा का पूरा AB। करेक्ट है, लिख दिया मैंने। चलो अब इसके अलावा एक संबंध और आपको प्लान करना होगा, वही संबंध मुख्य है, और उसी संबंध को अगर हमने सेट कर दिया तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक और तरीका मैं आपको, अब इस कर्ण वाले को लेकर के क्या रिलेशन बनता है उसको भी सुनिएगा। AB स्क्वायर, ठीक है, यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर हम लिखेंगे, सॉरी AB स्क्वायर ना लिख करके हम AB लिख दें। AB मतलब कर्ण, जो मेन त्रिभुज का कर्ण था उसका नाम क्या था बोलो? AB था। AB, और उस पर लंब क्या बन रहा था? CM। यही तो पता करना था हम लोग को, यही पता करना था ना। बिल्कुल, हमने कहा AM इंटू CM, सॉरी AB इंटू CM बराबर, ये जो दो भुजाएं थी अपनी, कौन थी? AC इंटू BC। ऐसे लिख सकते हैं, AC इंटू BC। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखिए कंफर्म, मतलब इन्हीं तीन रिलेशन से सब डिक्लेयर्ड हो जाएगा। कैसे डिक्लेयर्ड होगा? सुनो, यहां पर हम AC और BC का मान तो यहीं से पता कर लेंगे। कैसे? AM का मान कितना है? 12, और AB का मान कितना है? 18। ठीक है। BM का मान कितना है? 6, और AB का मान कितना है? 18। करेक्ट है। ओके, चलिए CM अगर मुझे निकालना है CM, तो हम क्या करें? CM बराबर AC इंटू BC डिवाइड बाई AM लिख दें। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, ये आपको समझ में आया ना? सॉरी, AM नहीं था भाई, AB था। ये क्या था? AB था। पूरी लेंथ की बात किया था ना मैंने, वही मैं सोच रहा हूं। चलो, ये हमने AB लिख दिया। करेक्ट है। अब सुनो, यहां पर यह जो मान है AC का वर्ग है, तो अगर हम लोग AC पता करना चाहते हैं तो मुझे, अगर इसको हम लोग AC लिखेंगे ना, AC लिखने के लिए मुझे इसका वर्गमूल करना होगा, और इसी तरह से अगर हम इसको BC लिखेंगे तो इसका वर्गमूल करना होगा कि नहीं? यस। तो हम लोग क्या लिख दें? अंडर रूट 12 गुणे 18 गुणे अंडर रूट 6 गुणे 18 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई AB का मतलब कितना है बोलो? 18 है। अब यहां से हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं AB। कैसे निकलेगा समझिएगा भाई, इसको एक साथ लिख दीजिए आप लोग, 18 बल्कि बाहर ही कर लीजिए भाई। अगर हम वर्गमूल दोनों का है तो 18 बाहर कर देते हैं। 18 बाहर कर दिया क्योंकि 18 है, और यहां पर कितना है? 12 छंगे 72 है, और डिवाइड बाई कितना है? 18 है। 18 से चला गया, 72 मतलब 8 9 72, और इसको हम लोग क्या लिख सकते बोलिए? 36 दूना 72, तो 6 रूट 2 हो जाएगा। अगर हम 72 का वर्गमूल सोचें तो 36 दूना 72, 6 का वर्गमूल, 6 का वर्ग 36 होता है, और 2 से और करिए तो पहला ऑप्शन सी, ए ऑप्शन इसका 6√2 राइट सोल्यूशन हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहां पर ऐसे सवाल को बिल्कुल फोकस करिए जो मैंने आपको बताया 6√2, और इस रिलेशन को दिमाग में रखिएगा। ये रिलेशन मैंने जो आपको प्रेजेंट किया है, इसको आपको तैयार करना है, समझना है, और इसी आधार पर इस सवाल का सलूशन आपको प्लान करना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, कंफर्म करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान देना पड़ेगा। भगने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल तो भाई ऐसे ही आएंगे, एनटीए ऐसे ही पूछेगा, और नहीं अगर आप करोगे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, बाकी आप समझिएगा। ठीक, चलिए ये हो गया डन। आपका पहला ऑप्शन 6√2 इस सवाल का सही उत्तर है। अगले सवाल पर आइए। शिवाजी और प्रभु दो पर्सन है, एक का नाम शिवाजी है और दूसरे का नाम प्रभु है, जिनकी उम्र मतलब आयु का अनुपात 11:7 है। 8 साल बाद उनकी उम्र, 8 साल बाद दोनों बढ़ेंगे ना, पहला भी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। 8 साल बाद दोनों की उम्र का जो रेशियो होगा 15:11 होगा। उनकी उम्रों में कितना अंतर है, दोनों की आयु में डिफरेंस कितना है बताना है। देखिए दो पर्सन है, एक का नाम शिवाजी है, दूसरे का नाम प्रभु है। ये वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान में उनकी आयु का रेशियो 11:7 है। देखने में समझ में आ रहा है शिवाजी ज्यादा उम्र के हैं और प्रभु जी कम उम्र के हैं। सवाल में हमसे कहा कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में अनुपात 15:11 का होगा।
देखिए ऐसे जब भी सवाल आपको फेस करने हो जहां पर एज रिलेशन का सवाल है, दो अलग अलग लेबल मतलब वर्तमान और बाद के हमें अनुपात पता है, हम इस रिलेशन का उपयोग करके प्रत्येक की उम्र निकाल सकते हैं, उनकी उम्रों का योग निकाल सकते हैं, उम्रों का अंतर निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। सुनिए कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बात, वर्तमान से अगर 8 साल बाद जाएंगे तो दोनों में 8 8 जुड़ेगा, पहले में भी जुड़ेगा और दूसरे में भी जुड़ेगा। ये मिश्रण का कॉन्सेप्ट होता है, मिश्रण का भी प्रश्न इससे हल किया जाता है। ऐसे में हम समझ गए कि दोनों का जो डिफरेंस है एडिशंस का वो तो इक्वल है, अगर इक्वल है तो रेशियो का डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए। मैंने रेशियो का चेक किया, 7 11 4 15 और 7 4 11 बराबर ही तो है, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा रेशियो का गैप भी इक्वल है, और रेशियो का गैप है कितना 4, और रियल गैप कितना है 8। तो 4 बराबर मैंने किया 8, 1 बराबर मैंने किया 2। अब हमसे पूछा उनकी आयु का अंतर दुनिया में किसी भी पर्सन के कितनी भी उम्र बढ़ जाए, अगर दो व्यक्ति कंपेयर अभी कर चुके हैं उम्र, हम 10 साल अगर किसी से बड़े हैं या 5 साल किसी से छोटे हैं, तो जीवन भर जब तक हम जिएंगे हम उससे उतना ही बड़े रहेंगे, अगले से उतना ही छोटे रहेंगे। अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे यहां हो और चाहे यहां हो। अंतर देखिए कितने का है, 4 का। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। 8 वर्ष का अंतर है जो आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए में। 8 वर्ष का अंतर प्रभु और शिवाजी की उम्र है। अगर हमसे यही सवाल पूछता कि वर्तमान में शिवाजी और प्रभु की उम्र क्या है, तो अगर 1 का मान 2 आया था तो 11 दूना 22 हो जाता प्रभु की उम्र अभी की, अभी नहीं अभी की, और शिवाजी की उम्र 11 दूना 22 हो जाती और प्रभु की उम्र 14 हो जाती। 8 साल बाद उम्र पूछता तो 8 साल बाद निकाल लेते, जब भी उम्र पूछता हम उम्र निकाल लेते। हालांकि सवाल में हमसे क्या पूछा था कि उनकी आयु में अंतर क्या है, और अंतर हमने बता दिया 8 साल का है। 8 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, कंफर्म कर लें, अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज हमें बता दीजिए, ठीक है। लीजिए अगला सवाल आया, त्रिकोणमिति का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लिखा है क्वेश्चन में सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। मैं आपको कुछ बातें बता दूं, कुछ कोण होते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे साइन के साथ कॉस, साइन के साथ जैसे आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट हैं। उसी प्रकार से टेन थीटा जो होता है वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। उसी प्रकार से सेक जो थीटा होता है, सेक थीटा, वो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ रिलेशंस हैं जो त्रिकोणमिति के कोणों के बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। अगर कोण कॉम्प्लीमेंट है तो इनका जोड़ 90 होना चाहिए, इनका भी जोड़ 90 होना चाहिए, इनका भी जोड़ 90 होना चाहिए। अगर जैसे हमने पढ़ा होगा कि साइन 30 पर वही होता है जो कॉस 60 पर होता है, क्योंकि 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 होता है। साइन 45 पर वही होगा जो कॉस 45 पर होता है, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 है। दो कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तभी होते हैं जब उनका जोड़ 90 होता है। अब अगर सेक कोसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा, हम लिखेंगे 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर आपका 90 डिग्री होगा। अब आप थीटा थीटा को सॉल्व करिए, नंबर को, जैसे 7 में से 3 निकलेगा 4 थीटा होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 58 58 होगा, बराबर आपका 90 डिग्री हो गया। तो 4 थीटा इज इक्वल टू, जब घटेगा इसमें से 10 से 8 2 होता है, 8 से 5 3 32 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दिए 8 डिग्री हो जाएगा। 8 डिग्री इसका सही मान होगा, थीटा का मान बराबर नहीं, बिल्कुल जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना होता है। बराबर कब होता है वो भी जान लीजिए, बराबर उनके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो हमने एक चर्चा करी वही दिमाग में सेट हो गया था और उसी का उपयोग करके हम लोगों ने कर भी दिया था। ये बात ध्यान देना होता है। जैसे हमने कहा नहीं था कि साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा, साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इक्वल नहीं कर सकते हैं, जोड़कर उनको 90 डिग्री के इक्वल करके हम सोल्यूशन पर जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन 8 डिग्री इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगले सवाल पर आइए, 33। यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 12 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रतिवर्ष समान होता है, ठीक है। अगर हम 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष का, तो यह आएगा 20%। कितना आएगा? 20%।
10% की दर से अगर हम 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 20% आएगा। जबकि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। 10% की ही दर से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो सतत प्रक्रिया फोकस्ड हो जाएगा। 10 + 10 + 10 × 10 / 100 आप सबको पता होना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन जानते हैं तो 21% के बराबर होगा। अगर हम सतत के हिसाब से चलेंगे तो यही 21% हो जाएगा। जो साधारण ब्याज 20% हो रहा था 10% का 2 साल में, वही चक्रवृद्धि ब्याज 21% सतत वृद्धि होती है ना। यहां पर दोनों में डिफरेंस कितने का रहा, 1% का, 1% का। और यह 1% अर्थात यह मूलधन आपको अंतर दिया था अपने को। 1% का मान हम 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं? यस। ये जो 1 का मान है 12 है, तो 100 का मान बताओ क्या होगा? हम लिखेंगे 1 का मान अगर 12 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। तो 1200 इस प्रश्न का सही उत्तर। कल भी मैंने एक सवाल लेकर के इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझाया था, उसमें मैंने 2 साल और 3 साल दोनों की बात किया था। अच्छा, इसका एक सूत्र भी होता है, अगर मान लो इन केस आपको ये चीज कन्फर्म ना हो, नहीं समझ में आए, तो 2 वर्ष के लिए एक रिलेशन है, अंतर 2 वर्ष का SI डिफरेंस CI, इसका सूत्र होता है PR² / 10,000। सिंपल आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यही अंतर है। तो अंतर की जगह पर हम 12 रख देते, P नहीं पता था, R पता था, 10,000 से भाग करते, राइट सोल्यूशन आपको तब भी 1200 प्राप्त हो जाता। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है, आपने नोट कर लिया। और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आसान ही सवाल है, मेरे हिसाब से आप कंफर्म कर पा रहे हैं। अगले सवाल पर आइए, इसको देखिए 34। आदित्य को 10 पैसे, ठीक है, 20 पैसे के सिक्के मिले। 10 पैसे और 20 पैसे अर्थात 2 वैरायटी के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या, जैसे टोटल काउंटिंग कितनी है पर्स में, 50 है, जबकि सिक्कों की राशि मतलब अमाउंट कितना बन रहा है, 6 रुपए। जैसे हमारी जेब में कितने नोट हैं, ये अलग एक कॉन्सेप्ट है, और उसका कुल मूल्य क्या है, ये अलग एक थॉट है। 2 बातें होती हैं, कितने नोट हैं और उसका मूल्य क्या है। उसके पास 20 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या पूछा गया है। देखिए 2 प्रकार के सिक्के हैं, 10 पैसे और 20 पैसे। करने के ऑप्शंस से भी जा सकते हैं हम लोग, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम इसका एक एलिगेशन प्रोसेस समझाते, उससे आप सवाल के सोल्यूशन पर जाइए। अगर हम कह दें कि कुल सिक्के जो 50 हैं, कितने भैया, 50 सिक्के हैं, इस सभी 50 सिक्के अगर 10 पैसे वाले हैं, इस सभी 50 सिक्के अगर 10 पैसे वाले हैं, तो टोटल कितने अमाउंट हो गया बताइए, आप कंफर्म करिएगा। टोटल अगर अमाउंट की बात करिए, 10 × 50 500 पैसे हो गया। कितने पैसे हो गए, 500 पैसे। और 500 पैसे को आप चाहे तो रुपए में कन्वर्ट कर लें, तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 5 रुपए हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपए। सुनिए, मैंने कहा सभी 50 सिक्कों को हमने माना सब 10 पैसे वाले हैं, तो 10 × 50 करिए, 500 पैसा आएगा। 500 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 5 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा कि सभी 50 सिक्के यदि 20 पैसे वाले हैं, कितने वाले हैं, 20 पैसे वाले हैं। अगर 20 पैसे वाले हैं तो 1000 हो गया। 1000 को हम लोग 10 रुपए कह सकते हैं, क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपए होता है। जबकि हमको पता है कि हमारे सारे पैसे 6 रुपए हैं, तो हमने 6 को बीच में कर दिया। अब यहां से हमने एलिगेशन फॉलो किया। एलिगेशन देखिए, एलिगेशन लगा रहा हूं। एलिगेशन हम मिश्रानुपात फॉलो करते हैं। 5 से 6 का डिफरेंस 1 है, 10 से 6 का डिफरेंस 4 है। हमारे सिक्के 4 और 1 के अनुपात में है, 4 1 के अनुपात में है। अनुपाती पदों को जोड़ दे 5 है। 5 की संख्या टोटल 50 है, 5 की संख्या टोटल 50 है, 1 बराबर 10 है। हमसे पूछा ही था कि 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो अनुपातिक रूप से भी 1 है, अर्थात कुल 10 सिक्के ही अवेलेबल हैं। हम इसको चाहें तो ऑप्शन से भी ले जा सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस पर जाएं और जो सवाल में पूछा है कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, 20 पैसे को सिक्कों की संख्या को अगर हम 10 मानेंगे तो निश्चित तौर पर 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 40 होगी। करेक्ट, 40 होगी। अब 40 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो यहां पर 400 पैसा आएगा। 400 पैसा मतलब 4 रुपए। और 20 पैसे को 10 से गुणा करेंगे 200 पैसा आएगा। 200 पैसा मतलब 2 रुपए। 2 रुपए को 4 में जोड़िए तो 6 रुपए इसके बराबर हो गया। तो ऑप्शन से भी इसका सलूशन बहुत आसानी से हम निकाल सकते थे। बाकी एलिगेशन प्रोसेस है जो हम लोग जनरल करते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग एलिगेशन पर भी काम कर लिए। अन्यथा सवाल का सलूशन मैंने आपको बता दिया। पहला ऑप्शन 10 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या को प्रेजेंट करेगा। अगले सवाल पर आइए, 35 नंबर देखिए। ये भी बहुत शानदार सवाल है। क्रिकेट का सवाल अक्सर बैटिंग डिपेंडेंट आपने फेस किया होगा, जो बैटिंग रिलेटेड होता है, बट बॉलिंग का सवाल भी आपको फेस करने को मिलता है। जब क्रिकेटर्स कोई क्रिकेटिंग करता है, मतलब बल्लेबाजी करता है, तो वह कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाता है तो अच्छा बल्लेबाज माना जाता है। जबकि जो बॉलर्स होते हैं, अगर उन्होंने ज्यादा, मतलब अगर बॉलर्स की हम लोग रेशियो देखें तो बॉलर्स अगर कम
गेंदें फेंक कर ज्यादा रन ले ले तो वह ज्यादा अच्छा गेंदबाज माना जाता है। इसका अर्थ है कि बॉलर्स का और बैट्समैन का दोनों का जो स्ट्राइक रेट या जो उनकी एवरेज काउंटिंग होती है अपोजिट होती है, कंट्राडिक्टिव होती है। अब जैसे सवाल पर जाइए, मतलब कभी कभी देखा जाए तो बॉलिंग का विकेट कैसे लेता है, इस पर भी बड़ी डिस्कशंस होती हैं। एक कोई बहुत अच्छा गेंदबाज है तो वह 10 गेंद फेंकता है तो 1 विकेट पाता है। कोई खराब गेंदबाज होगा तो 15 गेंद फेंकता है तो 1 विकेट पाता है। तो उसका एवरेज 10 गेंद प्रति विकेट था और दूसरे का 15 गेंद प्रति विकेट था। कभी कभी आपने देखा होगा जिस दिन गेंदबाज का दिन खराब होता है वो इतनी गेंदें फेंक डालते हैं उन्हें कोई विकेट नहीं मिलता है। अब सवाल पर चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, जो उसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। इसका अर्थ क्या है, वह जब 24.85 रन देता है तो उसे 1 विकेट मिलता है। 24.85 रन देता है तो 1 विकेट वह प्राप्त करता है। करेक्ट है। एक मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट अर्जित किए। मतलब अभी तक जो मैच खेलता था उस मैच में उसने इतने रन पर 1 विकेट प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया था। वह इतना रन जब देता था तो उसे 1 विकेट मिलता था। समझ रहे हैं। अब उसने एक बड़ा अच्छा सा मैच खेला जिसमें उसने 52 रन देकर 5 विकेट हासिल किया। इसका मतलब उसका गेंदबाजी का औसत सुधरेगा। सुधरेगा मतलब कम होगा। देखो लिखा होगा इसकी वजह से उसका औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम कर लिया। कम कर लिया मतलब सुधार लिया। इसको समझिएगा। इस मैच के बाद उसके कितने विकेट थे ये हमको बताना है। अब इसमें भी एलिगेशन लगेगा। बताइए अभी तक जो इसने इस मैच को, ऐतिहासिक मैच को जब नहीं खेला था तो उसका औसत कितना था, 24.85। आज उसने इस मैच को खेला जिसमें उसने 52 रन दिए और 5 विकेट अर्जित किया तो 10.4। अगर हम डिवाइड कर देते हैं 5 दहम में 50 और 5 चौके 20, 10.4 के औसत से उसने विकेट लिया है। यहां पर समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अर्थात उसने यहां पर 10.4 रन देकर ही विकेट एक अर्जित कर लिया। भाई ये बताओ, पहले उसका स्तर खराब था, पहले उसका गेंदबाजी का औसत कमजोर था, वह 24.85 गेंदें देता था तो उसे 1 विकेट मिला करता था। आज के मैच की स्थिति क्या है बोलिए, वह 52 रन देकर 5 विकेट पा रहा है। इसका मतलब वह क्या करता है, वह 10.4 रन देकर 1 विकेट हासिल करता है। यही मैंने मेंशन किया। अब लेकिन जो नया रिकॉर्ड बना है, नया औसत बना है पहले की तुलना में, क्योंकि देखिए ये परफॉर्मेंस के बाद सुधरेगा ही उसका औसत। जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब बैट्समैन होते हैं, जब कम रन बनाते हैं हर मैच में, अचानक उन्होंने एक मैच खेला 203 रन बना दिया, उसका औसत ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वही स्थिति है यहां पर। इसका औसत सुधर गया, 0.85 घटा दीजिए, उसका औसत 24 का हो गया। यहां भी एलिगेशन लगाइए, ये एलिगेशन देखिए लगेगा ऐसे। इसका डिफरेंस भैया 24 कितना हो जाएगा बोलिए, इसका डिफरेंस 0.85 का हो गया, जबकि इसका डिफरेंस करिए आप तो कितना हो जाएगा, 13.6 का हो जाएगा। 13.6 का हो गया। अब एक जीरो अगर बढ़ा दे दशमलव सेम हो जाएगा, हटा सकते हैं। 17 × 5 = 85 होता है, 17 8 होता है, 0 5 1 के 5 5 16 12 80, 16:1 का अनुपात है। 16:1 का अनुपात है। अच्छा बताइए, यहां पर 1 विकेट है और इसकी संख्या 1 है, तो 1 बराबर यहां पर हम कितना लिख सकते हैं बोलिए, कितने विकेट लिया था, 5। टोटल विकेटों की बात यही हमसे सवाल में पूछा है कि उसके बाद उसके कुल कितने विकेट थे, इस मैच के बाद उसके विकेट कितने थे। इस मैच के बाद टोटल विकेट 16 1 कितना हो गया, 17। 17 × 5 = 85, अर्थात उसके अब विकेटों की संख्या 85 हो गई। इस मैच में उसने 1 ही विकेट तो लिया था, 5 ही विकेट तो लिया था और इसका अनुपातिक मान 1 था। 1 बराबर हमने 5 किया। पहले इसके पहले वह कितने विकेट पाया था, 16। अभी उसने कितने प्राप्त किए, 1। 16 1 कितना होता है, 17। तो 17 बराबर 85 कर दिया। राइट सोल्यूशन आपका 85 हो गया। समझ में आई बातें? मेरे ख्याल से आपको कंफर्म हो गया होगा। यस, कंफर्म हो गया ना सभी लोग, बताइए। ये आपका डन होता है जिसका उत्तर आपने 85 नोट किया है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगले सवाल पर बढ़िए। धीरज अपने पिता की उम्र, पढ़िए सवाल को थोड़ा मन लगा के सोचा जाए। धीरज भाई जो है अपने पिता की उम्र की आधी उम्र का है, जितने उनके पिताजी हैं उसकी आधी उम्र का। अगर उनके पिताजी 50 साल के हैं तो धीरज 25 साल का है। उनके पिता धीरज की मां से 4 साल बड़े हैं। जो पिताजी हैं धीरज की माता से 4 साल बड़े हैं। करेक्ट है। 4 साल पहले धीरज अपनी मां की आधी उम्र का था। 4 साल पहले धीरज अपनी मां की उम्र की आधी उम्र का था। धीरज की वर्तमान उम्र क्या होगी, इस कहानी को थोड़ा समझिए। जैसे धीरज की वर्तमान उम्र अगर हमने x माना, d माना, तो उनके फादर कितने होंगे, 2x होंगे।
जो उनकी मदर से 4 साल बड़े होंगे, देखिए लिखा होगा 4 साल बड़े होंगे, तो उनकी मदर क्या होंगी, 2x-4 होंगी। अब सवाल में हमसे कहा है ये मदर हो गई। अब हमसे कहा 4 साल पहले धीरज की उम्र x-4 रही होगी, उनके माता जी की उम्र भी 2x-4 अर्थात 2x-8 रही होगी, ये रही होगी। ये देखिए ध्यान से। अब हमसे कहने का धीरज की वर्तमान उम्र बताओ, लेकिन एक बात सुनिए, कंडीशन क्या है, 4 साल पहले धीरज अपनी मां की आधी उम्र का, अरे भगवान हो, आधी उम्र का था, जितनी उनकी मां की उम्र थी उसकी आधी उम्र का था। इसका मतलब अगर धीरज की उम्र का डबल करेंगे 2 × x-4, तब जाकर वह अपनी माता की उम्र के बराबर होगा। जब मैं यहां से सलूशन करने जाऊंगा तो दोनों लोग की उम्र बराबर हो जाएगी, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे और दुनिया का कोई मेथड इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाएगा, हम तो निर्धारित नहीं कर पाएंगे। अर्थात किसी भी हालत में आप केवल इक्वेट कर सकते हैं, आप कंडीशन सेट कर सकते हैं, लेकिन आप उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं, अगर किसी की उम्र नहीं पता है तो हम उत्तर ज्ञात कर लें। अगर आप में से कोई 24 बता रहा है तो किस तर्क से बता रहा है? अच्छा बताओ, 24 अगर धीरज की उम्र है, सोचो 24 अगर धीरज की उम्र है तो पिताजी की कितनी हुई, 48, तो माताजी की कितनी हुई, 44। 4 साल पहले क्या स्थिति थी धीरज की, 20, माताजी की क्या थी बोलिए, 24, क्या वह आधा है? अब यही सब कंफ्यूजन है और इस वजह से सलूशन नहीं है। अर्थात यहां पर सी ऑप्शन इसके लिए राइट सलूशन है। जो इक्वेट करने पर एक जैसा हो जा रहा है तो हम पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, आंसर संभव नहीं, हम तो नहीं निकाल पाएंगे भाई। तो इसका सही उत्तर मैं ज्ञात नहीं कर सकता, अर्थात आप भी निर्धारित नहीं कर सकते। तो आप जाइए सी ऑप्शन पर और मेरे साथ रहिए, इधर उधर में मत भटकिए, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आइए, 37 नंबर। 8 पुरुष, ध्यान सुनते चलिएगा, 8 पुरुष और 6 स्त्रियों के समूह में से 6 व्यक्ति चुनकर एक कमेटी इस प्रकार बनाते हैं। ग्रुप सी वाले बहुत मन लगा के सुनिएगा, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का सवाल है। पुरुषों की संख्या देखिए, मेल है 8 और फीमेल कितनी है बोलो, फीमेल है 6। 8 पुरुष और 6 स्त्रियों के समूह में से हमें 6 की कमेटी बनानी है। कितने की, 6। कुछ इसमें से लेने हैं, कुछ इसमें से लेकर के 6 की कमेटी बनानी है। और कमेटी कुछ इस प्रकार से बनानी है कि जिनमें कम से कम 3 पुरुष हों, कम से कम 3 पुरुष अगर संभव हो तो सब पुरुष ले लो, लेकिन कम से कम 3 पुरुष हो, 3 से कम पुरुष के अलाउ नहीं है। ऐसी कमेटी का निर्माण करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कॉम्बिनेशन रिलेट करता है। कॉम्बिनेशन सुना होगा जिसे हम लोग संचय कहते हैं, परम्यूटेशन जिसे हम क्रमचय कहते हैं, उसी पर। अगर कोई एक समूह है जिसमें n ऑब्जेक्ट है, n में से अगर हम r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करें तो इसे NCR से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने कहा हमारे पास 10 खिलाड़ी थे, मुझे उसमें से 4 को लेकर एक टीम बनानी है, तो ऐसी मैं कितनी टीमें बना सकता हूं? तो मैंने लिखा 10C4, जिसे NCR लिखा है। इसका नियम होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस बात को दिमाग में रखिएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसी से रिलेट करता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम 10 हमारे पास खिलाड़ी थे, 10 मेरे पास खिलाड़ी थे, मुझे 4 की एक टीम बनानी है, तो मैं 10C4 करूंगा। टोटल पॉसिबल 4 की टीम 10C4 हो जाएगी और 10C4 के आधार पर एक पॉसिबिलिटी बनेगी। अब सवाल पर आओ। सवाल में 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष हैं और 6 तो महिला हैं। इनकी मदद से मुझे 6 की टीम बनानी है, लेकिन 6 की टीम में इस बात का ख्याल रखना है कि कम से कम 3 पुरुष जरूर हों। अच्छा चलिए आइए टीम बनाते हैं। अगर मैं 8 में से 3 पुरुष लूंगा, मैक्सिमम या मिनिमम कहिए, मिनिमम कहिए, मैक्सिमम मत कहिए, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा ले सकते हैं। तो आपको 6 महिलाओं में से हमें 3 महिलाएं लेनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी महिलाओं की पॉसिबिलिटी बनी। दूसरा, अगर 8 पुरुषों में से हम 4 तो पुरुष ले लें, मैंने कहा ना सारे पुरुष ले सकते हैं, 8 में अगर 4 पुरुष ले लें तो हमें 6 में 2 महिलाएं लेनी पड़ेगी। ये जुड़कर 4 2 6 होना चाहिए। अगर 8 में से हम 5 पुरुष ले लें तो हमें 6 में से 1 महिला लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम 8 में सबके सब 6 पुरुष ले लें तो आपको महिलाओं की बात किया जाए तो आप महिलाएं नहीं ले सकते हैं। करेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी टोटल बन रही है। अब ऐसी केस में आपको इसका पूरा सोल्यूशन करना है, और सोल्यूशन जब करेंगे तो ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 8C3 क्या होगा, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 8 में से 3 निकलेगा 5 का फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल बटा 3 रहेगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल खत्म कर देगा।
3 दूना 6 हुआ। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8C3, तो 8C3 कितना हो रहा है? 8C3 एक सेकेंड, यहां पर मेरे पास क्या है, 3 फैक्टोरियल भी आपका 3 दूना 6 होता है, 6 से गया तो 8 7 56 हो गया। ऐसे यह 56 होगा। उसी प्रकार से अगर 6C3 करेंगे तो यह आपका 20 हो जाएगा, 56 गुणे 20 हो जाएगा। प्लस 8C4 करिए, अब 8C4 अगर आप करेंगे तो यह आपका मान 70 आएगा। कितना आएगा? 70 गुणे यह आपका 15 हो जाएगा। 6C2 अगर आप सोल्यूशन ऐसे करते जाइए तो यह 15 हो गया। इसी प्रकार से 8C5 भी आपका 56 होगा तो यह 6 हो जाएगा। और ऐसे 8C6 अगर सबके सब हम पुरुष ले लेते हैं तो यह 28 होगा। कितना होगा? 28। और ऐसे में यहां पर 1 होगा। इन सब को जब हम सॉल्व करके जोड़ेंगे, इन सब को सॉल्व करके 56 दूना 12 120 हो गया, 112 120 हो गया, 17 5 85 850 हो गया, 6 4 के 36 6 5 30 30 3 33 हो गया, प्लस 28 हो गया। सबको जोड़ने पर यहां पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वह 2534 हो जाएगा। जोड़ने पर 2534 होगा। थोड़ा ध्यान से हमें कॉम्बिनेशंस के नियमों को फॉलो करना होगा। कॉम्बिनेशंस के नियमों को फॉलो करके ही हम इस सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी और जैसे हमें इसका सॉल्यूशन करना है, मैं क्या लिखूंगा? 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 8 में से 4 निकला 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। नीचे एक 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा, और नीचे एक 4 फैक्टोरियल और रहेगा, इससे खत्म हो जाएगा। 4 दूना 8 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 2 से जाता है, 7 5 35 दूना देखिए 70 आता है। ऐसे ही सबका सोल्यूशन कर करके हम लोगों ने प्रोसेस किया है। एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको कंफर्म हो रहा होगा। जी सभी लोग रिवाइज करिएगा। बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। ऐसा सवाल फेस करने को मिल गया तो निश्चित तौर पर आपको जो है प्रॉब्लम आएगी अगर नहीं समझ पाए हैं तो कॉम्बिनेशन के इस सवाल को बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझना है। अगला सवाल देखिए हमारे सामने आता है, बहुत ही आसान है लेकिन देखने में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन क्या है? रुपए 2.5 मतलब 2.50 प्रति पेंसिल, एक पेंसिल के मूल्य की दर से, की रेट से पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार है जो 2.5 रुपए के रेट की दर से पेंसिल बेचता है, तो 110 रुपए का उसे लाभ होता है। जितना उसने लगाया था 110 रुपए वह अतिरिक्त ज्यादा पाया। सुनिए, अगर उसने रेट को 1.75 कर दिया तो उसे हानि हो रही है। कितने की? 55 की। अब हमसे पूछा है उस विनोद, अर्थात उस दुकानदार का नाम विनोद था, विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल थी? पेंसिल्स की संख्या पूछा गया है। आप समझिएगा, सुनो, दो रेट है, एक तो 2.50, इससे लाभ हुआ है। लाभ का मतलब उसे 110 रुपए का लाभ हुआ है, जबकि उसने रेट कर दिया 1.75, इससे हानि हुई है। सुनो, अगर यहां कहीं सीपी है तो लाभ इधर जाता है और हानि इधर आती है। लाभ अगर 110 का है तो यहां पहुंचे हैं, और हानि अगर 55 की है तो यहां पहुंचे हैं। इस बात को समझिएगा। लाभ हानि के डेटा में डिफरेंस मतलब दोनों का जोड़ होता है। लाभ हानि के डेटा में डिफरेंस का मतलब दोनों का जोड़ होता है। आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है पहले। जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो 0.75 आएगा, और यहां से 55 की हानि थी और 110 का क्या था? लाभ था। हमने इनका तो अंतर कर लिया, अब हमारी जिम्मेदारी इनका अंतर करने की। इनका अंतर 165 होगा। कितना होगा? 165 का अंतर होगा। जोड़ के देखिए 110 और 55 को 165 प्राप्त होगा। अब आपके सामने स्थिति क्या है? 0.75। तो 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ गए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, बराबर आपके पास डिफरेंस कितना है? 165 का। तो हम लिख सकते हैं कि 3/4 है वह 165 है। तो आपको 3 से इसको भाग करना है, 3 5 15, 3 5 15, 4 से गुणा करिए तो संख्या 4 5 20, 4 5 20, 2 22, 220 इसका राइट सोल्यूशन है। ऐसे सवाल को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मेरे ख्याल से आपको कंफर्म हुआ होगा, पहला ऑप्शन 220 अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सही उत्तर है। और ऐसे ही फोकस बनाना पड़ेगा, तभी इस तरह की कनेक्टिविटी आपकी हो पाएगी और समझ पाओगे आप लोग। ठीक है, तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का कितना हो रहा है बताएं? 220। मन लगा के अच्छे से इसको कंफर्म करो आप सभी लोग। यस, अगले सवाल पर आइए। 22 सेंटीमीटर, सुनते चलिए, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त थे, दो सर्कल थे, के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। इसका मतलब पहले सोचो, जैसे जब वृत्त के जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है बताइए? ऐसे जैसे वृत्त है, ये सेंटर से लेंथ त्रिज्या है, दूसरी वाली 10 सेंटीमीटर है। 10 और 22 को जोड़ने पर क्या आएगा? 32 आएगा, जबकि दूरी कितना दिया है? 37 दिया है।
इसका मतलब दोनों वृत्तों को ऐसे सटा के नहीं रख सकते, ऐसे दूर दूर ही रहेंगे। दोनों वृत्तों को सटा के नहीं रख सकते, दूर दूर रहेंगे। इस सेंटर से ये लेंथ कितनी है 22 है और यह लेंथ कितनी है बोले 10 है। जबकि इसने दूरी कितना दिया है बोलिए, पढ़िए। इसने दूरी दिया हम लोग को यहां पर, यहां से यहां तक 37 दिया है। अब हमसे पूछा है इन वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इन वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर हमने यहां पर पीटी डाल दिया है, क्या डाला है पीटी, जिसे कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं डीसीटी। एक होता है टीसीटी, ट्रांसवर्जल कॉमन टेंजेंट। अभी डीसीटी की बात हो रही है। डीसीटी क्या होगा सुनिएगा। डीसीटी अगर आपको निकालना है तो आपके पास दो चीजें हैं भैया, एक तो R1 है, एक तो R2 है। ठीक है, एक तो R1 है, R2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। डीसीटी अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो इसके लिए हम रूट D का स्क्वायर माइनस R1 डिफरेंस R2 का स्क्वायर, यही करिए। तो D का स्क्वायर मतलब 37 का वर्ग, क्योंकि डिफरेंस कितना है 37। R1 डिफरेंस R2, R1 डिफरेंस R2 मतलब 22 माइनस 10 12 का वर्ग। 22 माइनस 10 कितना होता है 12, 12 का वर्ग। अब अगर अंदर हम लोग 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर किए हैं तो हम लोग यहां जान चुके हैं कि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम कर रहा है, जो कि ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, भाई या तो करो 37 का वर्ग और 12 का वर्ग, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। 37 12 जोड़िए 49 होगा और 37 से 12 घटाइए 25 होगा। अब सुनिए, 49 का वर्गमूल 7 होगा, 25 का 5 होगा, 7 बचे 35 आएगा। राइट सोल्यूशन आपका 35 है, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया है। एक डीसीटी आपसे पूछा था, ऐसे मैंने कहा ना टीसीटी भी पूछता है, डीसीटी के अलावा टीसीटी भी पूछता है। दोनों की बातें हम लोग करते हैं, दोनों के इस पैटर्न को अच्छे से कंफर्म करिए और ऐसे सवालों पर अपना रिस्पॉन्स और कमांड बनाइएगा। जी बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर आइए। 40 नंबर, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक मतलब माध्यिका, माध्यक मतलब माध्यिका, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका जो है वह 11 है, तो k का मान हमें ज्ञात करें। हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े सबसे पहले इसको आपको सेट करना पड़ेगा। इनकी जो माध्यिका है वो 11 है। सुनिए सभी लोग, माध्यिका क्या होती है, हमेशा बीच की वैल्यू होती है। जब भी कभी आंकड़े आपको दिए जाए तो उसकी माध्यिका हमेशा उसका सेंट्रल मान होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखें, घटते या बढ़ते क्रम में लिखें, तभी जाकर के हम लोग माध्यिका डिक्लेयर कर पाएंगे, जो हमसे पूछा जाएगा उस पर पहुंच पाएंगे। अब जैसे इस सवाल में हमसे कहा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक माध्यिका 11 है, तो k का मान आपको बताना है। जैसे हम सवाल के डेटा पर चलते हैं, देखिए क्या स्थिति है अपने पास। हमने देखा कि सबसे पहले 3 है, सबसे छोटा है। इसके बाद अगर चले तो 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल वैल्यू है। और ये 9 अगर वैल्यू है जो कि ऑड है, विषम है, तो माध्यिका क्या होती पता है, माध्यिका होगी n+1 अपान टूथ वैल्यू, अर्थात 9+1 अपान टूथ वैल्यू। 9 में 1 जुड़ा 10/2 कर दीजिए, फिफ्थ वैल्यू हो गया। क्या हो गया, फिफ्थ वैल्यू। अब सुनिए फिफ्थ वैल्यू कैसे बनेगा। पहली वैल्यू मैंने देखी कौन कौन सी वैल्यू बता दिया, यहां पर पहली बताया, दूसरी बताया, तीसरी, चौथी। अब पांचवी अगर हमको डिक्लेयर करना है तो पांचवी अपने पास कौन है, 10 है। अब यहां पर पांचवी अपने पास कितनी है, 10 है। अगर हम इसके हिसाब से जाते हैं तो आपसे जैसे देखिए यहां पर सवाल क्या है, पांचवा पद 10 है कि 11 है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है। ठीक, एक आंकड़े काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मान है। तो 9 1 10 10/2 फिफ्थ, पांचवा पद हमको पता करना है। आंकड़ों का माध्यिका, अच्छा बहुत बढ़िया। अब इसमें जैसे एक चीज बताओ, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ है कि इसमें से और भी छोटे आंकड़े हैं। अब सुनिए कंफ्यूजन क्या है, हम यहां 10 तो रख दिए, लेकिन किस हिसाब से रख रहे हैं भैया, किस हिसाब से रख रहे हैं, हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसने हमसे कहा माध्यिका तो 11 है। इसका मतलब पांचवी वैल्यू जो फिफ्थ टर्म होगा वो आपका 11 होगा। जो पांचवा पद होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 11 होगा। अब पांचवा पद आपके पास यहां से डिक्लेयर्ड कैसे होगा, क्योंकि और कोई मान हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम जो अननोन है उसी से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम k+6 को बोलेंगे 11 है, तो k बराबर आपका 5 हो जाएगा। यहां पर इसी बात को ध्यान ही रखना था। देखिए हम अपने मन से किसी को हम छोटा बड़ा कैसे सोच सकते थे,
6 से बड़ा कोई भी मान, जैसे अगर आप सोचो, अगर इसने हमसे कहा था कि हमारी माध्यिका यहां पर 11 है, तो पांचवी वैल्यू ही तो माध्यिका होगी, और पांचवी वैल्यू को आप लोग यहां पर 11 लिखो और उसके मान को k+6 मानो। k+6 अगर 11 है तो k का मान आपका कितना हो जाएगा? 6 5 11 5 हो जाएगा। 5 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, 5 लगाइएगा। यस, 40 नंबर। अगले सवाल पर आइए। देखिए बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 और 2 के रेशियो में, जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं इस कमरे की लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, किस रेशियो में है? 5 4 2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% तक बढ़ जाती है, लंबाई को 20% हमने बढ़ाया और चौड़ाई को 25% तक बढ़ाया, तो इसने कहा जबकि ऊंचाई को 25% हम घटा देते हैं, ऊंचाई को 25% घटा देते हैं, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? लिखा होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 12, यहां कम हुआ था, यहां बढ़ा था, 1/5 कम हुआ था, बढ़ जाए घट जाए ऐसे बोला है। देखो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2l+b होता है। किसी भी मतलब रूम की बात करें, घनाभ की बात करें, तो कमरे या कुछ भी आप लोग क्यूबाइड सोचेंगे तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l+b होता है। सुनिए, ये दिया है 5 4 और 2, ये प्रारंभिक है, बट हम थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आंकड़ा इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं कि 20% होना तो वो सेट नहीं हो पाएगा। अगर हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, जैसे बड़ा करने का मतलब थोड़ा सा इसको अगर हम लार्ज कर दें, लार्ज मतलब जैसे अगर हम इसको डबल कर दें, इसको 10 कर दें, इसको 8 कर दें, इसको 4 कर दें, सबको डबल कर दिया। अब इसको हम दिमाग से निकाल दें जो हमारा 5 4 2 था, मैंने इसको 10 8 और 4 कर दिया, ये हमारा प्रारंभिक हो गया। अब जैसे जैसे कहा है वैसे करिए, लंबाई 20% बढ़ाइए, इसको मुझे 20% बढ़ाना है, 20% इसका मान 2 होगा, 10 का 20% 2 होता है, ये हो जाएगा 12। ऐसे इसको 25% बढ़ाना है, तो 25% मतलब क्या होगा बताइए? 25% अर्थात 1/4। 25% क्या होता है? 1/4, 4 से डिवाइड करिए 2 होगा, 2 जोड़ेगा तो 10 हो जाएगा। 25% अगर बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, जबकि यह 25% घटता है तो 25% क्या हो जाएगा बताइए? अगर हम इसका 25% निकालेंगे, ये घटेगा 25%। 25% 1/4 मतलब 1 होगा, 1 कम होगा या 3 हो जाएगा, तो यह 12 10 और 3 के अनुपात में होगा। तो हमसे यही पूछा है कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का कौन, हम जैसे जो मेन क्षेत्रफल है उसको हम प्रारंभिक क्षेत्रफल से कंपेयर करें। चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम प्रारंभिक की बात करते हैं, सुनिए, तो ट्वाइस l+b, l मतलब 10 8 18, 18 गुणे आप कर दो 4, ये हो गया प्रारंभिक। और जो नया क्षेत्रफल नया हमारे पास बना है उसको लिखेंगे ट्वाइस 12 10 22 गुणे 3। दरअसल चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ट्वाइस l+b इंटू एच, ये होता है ट्वाइस l+b इंटू एच होता है। अब सुनो, ये प्रारंभिक है और ये नया है, ये प्रारंभिक है और नया है, ये खत्म हो गया। हमने लिखा है कि जो हमारा क्षेत्रफल अब आया है, अब कौन आया है? ये आया है 66। और यहां पर सुनिए, अच्छा इसको ऐसे बना लीजिए तो कंफर्म रहेगा। अब देखिए थोड़ा बहुत जो कटे पीटे, जैसे 3 छंगे 18 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 11 बार होता है, करेक्ट है ना? या 3 चौके 12/11 हो गया, मतलब पहले ज्यादा था अभी कम हो गया, 12/11। मतलब अगर देखा जाए तो जो हमारा नया है वह 11/12 हो गया, मतलब हमारा पुराना 12 था, अभी नया वाला 11 हो गया। इसका मतलब हमारा नया वाला घटा है, कितना घटा है? 1 घटा है। किसमें से घटा है? 12 से। अर्थात देखा जाए तो हमारे प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 वह कम हो गया है। जो हमारा नया क्षेत्रफल है वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो गया है, क्योंकि आपने खुद देखा कि हमारा जो प्रारंभिक था वो 12 था और नया कितना हो गया? 11। 11 होना मतलब 1 कम होना, किससे कम होना? 12 से। 12 मतलब प्रारंभिक से। तो इसका राइट सॉल्यूशन पहला ऑप्शन होगा, वह प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाता है। इस सवाल का सही उत्तर आपके पास पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का सही हल है। आप सभी लोग उतार लें, कंफर्म कर लें। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, सवाल अच्छा है। अब सुनिए अगला, सती और रथिन 2 पर्सन है, एक का नाम सती जी है और दूसरे का नाम क्या है? रथिन है। 2 पर्सन है, सुनते चलिएगा। 6:5 के अनुपात में किसी व्यापार में कुछ पैसे का निवेश करते हैं।
कुछ पैसे किसी व्यापार में लगाते हैं, किस रेशियो में, 6 और 5 के। लेकिन होता क्या है, कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा निकाल लिया, रिटर्न कर लिया, उसने कहा मैं व्यापार में नहीं रहूंगा। यदि 12 महीने का व्यापार होता है और लाभ जो बढ़ता है 7:10 के अनुपात में बढ़ता है, तो रथिन, अब सोचिए सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो अनुपात में, चलिए ठीक है, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। किसी व्यापार की स्थिति क्या होती है, किसी व्यापार की स्थिति यह होती है कि व्यापार का जो लाभ होता है, जो बंटवारा लाभ का होता है, वो निवेश पर निर्भर करता है। और निवेश क्या होता है, आपके द्वारा लगाया गया धन और आपके द्वारा दिया गया समय। 2 पर्सन है, एक का नाम सती है, दूसरे का नाम रथिन है। सुनते चलिएगा सती और रथिन। परिस्थिति क्या हुई कि दोनों ने 6 और 5 के अनुपात में पैसे लगाए। सुनते चलिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा। सती और रथिन ने 6-5 के अनुपात में पैसे लगाए, लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ महीने तक तो यह व्यापार लगातार चलता रहा, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस कर लिया। जो पहला पर्सन है उसने अपना पैसा निकाल लिया। अगर मैंने कहा इसने 12 महीने के व्यापार में n महीने तक व्यापार में अपना भागीदारी दिखाया और इसने पूरे 12 महीने तक व्यापार में अपनी भागीदारी दिखाई, तो इनके जो निवेश काउंट किए जाएंगे वो 6n डिवाइड बाई 5 गुणे 12 माने जाएंगे। और इसी रेशियो में हमें लाभ का बंटवारा करना होगा जो 7:10 के रूप में हो रहा है। अब आप इसके कैलकुलेशन पर चलो तो समझ में आएगा। 6 दूना 12 होता है, 5 दूना 10 खत्म हो गया, n बराबर 7 होता है। n बराबर कितना होता है, 7 होता है। आपने अगर नोटिस किया तो देखिए, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब यहां पर सवाल ये बनता है क्या कि सती और रथिन के भी, ठीक है, तो रथिन ने कितने महीने अकेले, इसका मतलब है इसने 7 महीने तक तो साथ दिया था। कितने महीने तक, 7 महीने तक तो साथ दिया था, लेकिन क्योंकि पूरा व्यापार 12 महीने का था, तो 7 महीने बाद जब यह निकल गया था, कौन, सती, तो रथिन तो व्यापार करता रहा। 7 महीने तक तो उसके साथ में कोई था, लेकिन अगले 5 माह जो बचे थे, उस 5 माह अकेले रथिन ने व्यापार में अपना योगदान दिया था। और सवाल में यही है कि वह अकेले कितने रथिन ने कितने माह तक अकेले निवेश किया था। अकेले उसने 5 महीने तक का निवेश खुद कंटिन्यू किया था। और ऐसे पार्टनरशिप के सवालों को भी बहुत ही केयरफुली आप समझ कर चलो, इनको भी बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। और बहुत बढ़िया सवाल है, मन लगाकर समझ करके आगे बढ़िए। ऐसे सवालों में यह भी पूछा जा सकता था कि दोनों मिलकर कितने समय तक व्यापार में लगे थे, तो आप कह देते 7 महीने तक दोनों ने मिलकर व्यापार किया था। ये भी पूछ सकता था ना हम लोगों से सवाल। चलिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आइए, पढ़ो। शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, शराब है और पानी है जिसका टोटल घोल कितना है, 50 लीटर, मतलब कंबाइंड इसका जो मिक्सचर है 50 लीटर का है, जिसमें 40% शराब है, वाइन की मात्रा 40% है। 10 लीटर शराब और मिलाई जाती है। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो कि पानी का परसेंटेज कितना हो जाता है। देखिए, 2 चीज है, एक तो वाइन है और दूसरा वाटर है, करेक्ट है। अगर हमसे कहा जा रहा है कि टोटल इसका जो मिक्सर है वो 50 लीटर का है, अभी 50 लीटर का मिक्सचर है दोनों का, शराब और वाटर का 50 लीटर का मिक्सचर है। सुनते चलिएगा, जिसमें 40% तो शराब है। अगर 40% शराब है, इसका अर्थ क्या होता है, 2/5। इसका मतलब मैं कहूंगा क्या कि अगर टोटल मिश्रण 5 है, तो उसमें 2 भाग शराब है और 3 भाग क्या होगा, पानी होगा। 5 से 2 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। अब सवाल, इसका मतलब शराब और पानी का अनुपात 2:3 है। 2 भाग शराब है तो 3 भाग क्या है, पानी है। 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। जब मिलाई गई तो देखिए परिवर्तन क्या हुआ। बहुत ही आराम से आप ऐसे सवाल का उत्तर कर सकते हैं। एक बात आप मुझे ऐसे भी बता दीजिए, जनरली हम इधर उधर आपको कंफ्यूज करें। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 50 लीटर का मिश्रण था, 2 भाग उसमें शराब है और 3 भाग उसमें पानी है, 2 भाग शराब है और 3 भाग पानी है, तो आप मुझे समझ सकते हो, बता सकते हो कि अगर 5 टोटल मात्रा है, 5 मिक्सचर है, तो 5 मिक्सचर में 2 भाग शराब है, 3 भाग पानी है, तो इस 5 का मान 50 ही तो है। 1 का मान 10 होगा, 2 का मान 20 होगा, अर्थात 20 लीटर शराब थी और 30 लीटर पानी था। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि हम 10 लीटर और शराब मिलाते हैं, तो शराब की मात्रा कितनी हो गई, 30। पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे था वैसे ही रह गया। अब शराब की मात्रा 30 है और टोटल मिक्सचर 60 हो गया, टोटल मिक्सचर 60 हो गया। सवाल में हमसे यही पूछा है, अब
मिश्रण, अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछ रहा है कि पानी का परसेंटेज क्या है, पानी की मात्रा कितनी है 30, टोटल मिक्सचर कितना है 60, आधा ही तो है, तो 30 गुणे 100 बटे हम 60 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो 50% आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, चाहे शराब हो चाहे पानी, दोनों 50-50 हो गए, मतलब बराबर बराबर हो गए। तो इस सवाल का सही उत्तर आपने नोटिस किया डी ऑप्शन है, 50-50 का रेशियो बन गया, आधे आधे का पार्ट हो गया, मतलब बराबर के अनुपात में दोनों सेटल कर दिए गए, दोनों लिक्विड्स को कर दिया गया। करेक्ट है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखो क्या है। एक व्यक्ति, 44 नंबर देखिएगा, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज, व्यक्ति कहीं छात्र बोलिए, एक छात्र था जो हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, जाता है जब हॉस्टल से कॉलेज तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता था, लेकिन इस गति से जाने पर वह 14.5 मिनट देरी से पहुंचता था। जितना बजे उसको कॉलेज खुलना था, जितने बजे कॉलेज में पहुंचना था, उससे 14.5 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, इस गति से चलने के मतलब गति से चलने के कारण वह 14.5 मिनट अपने कॉलेज तक जो उसके पहुंचने का समय होना चाहिए था उससे देरी से पहुंचा, लेकिन उसने एक दिन अपनी गति को 24 कर लिया, देखो बढ़ा लिया। इसकी वजह से जितने बजे पहुंचना था उससे इतने मिनट जल्दी पहुंच गया। ये आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम सबके साथ होता है। अगर हम ज्यादा स्पीड से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर हम कम स्पीड से जाते हैं तो हमें देरी लगती है पहुंचने में। कह रहा हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है, कल भी एक चर्चा हम लोग कर रहे थे। अगर हम एक निश्चित दूरी तय करें तो हमारी जो चालों का अनुपात होता है समयों के अनुपात का व्युत्क्रम अनुपाती हो जाता है। हमारी चालें समय के व्युत्क्रम में होती हैं, क्यों? क्योंकि चालें बढ़ाएंगे तो समय घटेगी और चालें घटाएंगे तो समय बढ़ेगा। चाल उसकी क्या थी उस छात्र की? पहले 20 थी, फिर 24 कर दिया उसने। इसका मतलब चालों का रेशियो क्या हुआ? 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 5:6 था। अगर 5:6 था तो समयों का रेशियो क्या होता? समयों का रेशियो 6:5 होता। करेक्ट है। आपने देखा कि इस चाल से इस चाल में होने पर जो समय का जो मार्जिन था वो कैसे हो गया? क्योंकि इस चाल से जो एक निर्धारित समय था उससे 14.5 मिनट देरी से, और इस चाल से जो एक निर्धारित समय था उससे 14.5 मिनट जल्दी पहुंचता। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो समय का गैप था वो टोटल 29 मिनट था। कितना था भैया? 29 मिनट। अब आप समझ गए कि यहां से जो समयों का गैप है 1 है और रियलिटी में यही 29 मिनट है। 29 मिनट है। अगर 1 बराबर 29 है, हमसे सवाल क्या पूछा गया कि दूरी बता दो। दूरी बताने के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। आपके पास समय तो पता चल गया, चलो कोई समय ले लो, जैसे यहां 5 का मान ले लो। 5 बराबर 5 9 45, 5 दूना 10 4 14, 145 मिनट हो गया। 145 मिनट किस चाल का है? 24 वाले का है। किस चाल का है? 24 वाले का है। मतलब स्पीड यहां पर जो 24 थी उस 24 की स्पीड से चलने पर 145 मिनट लगता था। तो दूरी डिस्टेंस, अच्छा यहां से चाहते तो हम 6 निकाल लेते तो 20 अप्लाई करना पड़ता। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी हम लोग की? 24, ये लिया हमने ना 24, और टाइम कितना लगा? 145। लेकिन ये मिनट है, हमको इसको घंटे में कन्वर्ट करना होगा। घंटे में करने के लिए आपको 60 से भाग करना होगा। करेक्ट है ना? चलिए, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, 5 9 45, 29 दूना 58, 58 किलोमीटर की दूरी थी। उसके हॉस्टल से कॉलेज की दूरी 58 किलोमीटर की थी। अगर 58 आपने बता दिया तो आप कंफर्म कर लो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, और एकदम सही आपने बताया है 58। चाहते तो हम इससे भी कर सकते थे, 6 निकाल देते, मतलब यहां से समय निकाल देते, इस चाल को लेना पड़ता। तो दोनों परिस्थितियों से उत्तर आपका आता एक ही, करना बस अपने हिसाब से था। चलिए अगले सवाल पर आगे। एक बेईमान दुकानदार है, दुकानदार भी बेईमान होते हैं, हर व्यक्ति बेईमान ईमानदार दोनों होते हैं। एक दुकानदार है, वो कहता है सब ग्राहकों से बड़े कॉन्फिडेंस में कि भाई देखो तुम मेरे बड़े खास ग्राहक हो, हम 15% की नुकसान पर सामान बेच देंगे। जो सामान मेरे से लेने आ रहे हो हम 15% के नुकसान पर बेच देंगे, और रिकॉर्ड दिखा देते हैं। ऐसा दुकानदार हमको देखने को मिल रहा है। वह कहता है कि हम अपनी लागत से भी 15% कम में आपको सामान बेचेंगे, और प्रूव करके दे भी दिया। लेकिन हुआ क्या? बाद में हमें किसी ने बताया, अरे सब कहने की बातें हैं, उसने सामान ही तुम्हें कम दिया है, जाओ चेक कर लो, तौल लो, और उसको इस व्यापार में 25% का लाभ हुआ है। हम समझ गए कि उसने हमारे साथ घपला किया था। प्रश्न में यही पूछा है कि उसने इसको करने के लिए, इस हानि को बेच करके, हानि पर बेच करके इस लाभ को भी पाने के लिए उसने कितना गलत माप यूज किया था।
1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना किलोग्राम वजन तौला था, ये सवाल है। समझ रहे हैं? आइए, हम ऐसे सवाल जब किलोग्राम वाले होते हैं तो हम हमेशा 1 किलोग्राम सामान को ही टारगेट कर लेते हैं, जो कि 1000 ग्राम होता है, और हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का रेट भी 1000 रुपए है। हम मान लेते हैं कि इसका सीपी 1000 रुपए है, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए मान लेते हैं। हम सामान लेने गए दुकानदार के पास, दुकानदार ने कहा सर देखो 1000 का सामान है। हमने कहा अच्छी बात है। उसने कहा सर आप मेरे बड़े खास ग्राहक हैं, हम आपसे 15% कम में ही सामान दे देंगे। 15% कम का मतलब क्या हो गया? 10% 100 होता है, 5 और मिला 850 रुपए में उसने सामान दे दिया। हम तो बड़े खुशी हो गए, यार बताओ 1000 का सामान बंदा हमको 850 में दे रहा है। हम लेकर भी घर आए तो किसी ने कहा, हमने बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला कि देखो हमको 850 में मिला 1000 वाला सामान, तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, इस पर उसको 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है कि उसने 4 वाले सामान को 1 बढ़ाकर 5 में बेचा है। अरे हम तो शौक रह गए। उसने हमें जो सामान दिया है उसको 5 में बेचा, उसकी सही में लागत 4 है। हम समझ गए कि यहां घपला हुआ है। घपला क्या? 5 से डिवाइड करिए, 170 हुआ, 17 चौके 68। उसने हमें पूरा 1 किलोग्राम दिया ही नहीं था, उसने हमें 680 रुपए वाला सामान दिया था, मतलब 680 ग्राम सामान दिया था। उसने हमें 680 ग्राम सामान दिया था 1 किलोग्राम के स्थान पर, इतना कम वजन दिया। तो सोच लो कितना बड़ा धोखेबाज था वो। इस हिसाब से राइट सॉल्यूशन इस सवाल का 680 ग्राम होगा। जो आपसे पूछा गया है 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना ग्राम सामान तौला था, तो हमको पता चल गया कि 680 ग्राम सामान तौला था। आ गई बातें समझ में? यस। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल, एक समांतर श्रेणी का जो 27वां पद है और 44वां पद है क्रमशः 444 और 512 है। कोई समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उनको डिफाइन करना बहुत आसान है, लेकिन इसके पहले जान लेना जरूरी है कि समांतर श्रेणी में 2 चीजें मुख्य होती है, एक तो पहला पद, दूसरा कॉमन डिफरेंस। यही होता है। अगर आपसे समांतर श्रेणी का कोई n वां पद पूछे, n वां कोई भी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम आपसे 27वां पद कह रहे हैं, a प्लस 26d होगा। d समझ रहे हैं और a समझ रहे हैं। इसका मान 444 दिया है। और अगर 44वां पद कह रहा है तो a प्लस 23d दे रहा है। 23 नहीं भाई, 43 43d, ठीक है, बराबर आपको 512 दिया है। हल करिए और a और d का मान निकालिए, क्योंकि हमको योग निकालना है ना, 30 पदों का योग। माइनस करिए, माइनस करिए, माइनस करिए, खत्म हो गया। इससे इसको घटाइए, 13 से 6 7 होता है, 3 से 2 1 17d माइनस में, बराबर इससे इसको घटाइए, 12 से 4 8 होता है, और 12 से 4 8 होता है, 10 से 4 6 होता है, माइनस में, माइनस माइनस खत्म, d बराबर 17 चौके 68 4 हो गया। d का मान 4 हो गया। d का मान उठा के कहीं पुट कर दीजिए, a प्लस 26 गुणे 4 बराबर 444, ठीक है। a प्लस 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 8 दो 10, ठीक है, 104। 4 छंगे 24 की 4 हासिल 2, 4 दूना 8 दो 10 बराबर 144 है। इसको घटा दीजिए 104 को, खत्म हो गया, 4 आया 3, 340, a बराबर 340 हो गया। मतलब पहला पद 340 है, पहला पद 340 है और कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। हमसे सवाल में क्या पूछा है? प्रथम 30 पदों का योगफल। मैं आपको योगफल का सूत्र बता दूं, यस n बाई 2 होता है, 2a होता है, प्लस n माइनस 1 होता है, इंटू d होता है। दिस इज द रूल टू गेटिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल आपको मैंने बता दिया। आइए हम यस 30 निकालना चाहते हैं। हमसे कहा n मतलब 30, 30 बटे क्या करो 2, 2a, a का मान कितना है 340, 340 प्लस n माइनस 1, 30 में से 1 निकलेगा 29 गुणे d मतलब 4। अब इसी का सोल्यूशन आपका उत्तर हो जाएगा। इसको काटें तो 15 हुआ, ठीक है, 680 हो गया, और प्लस 4 9 36, 4 दूना 8, 8 3 11, 116 हो गया। 15 रहने दीजिए, 6 होगा, 8 1 9 होगा, 6 1 7। कहीं हमसे गलती है तो बताना। 15 छक्के 90, शून्य हासिल 9, 15 9 135, 135 9 144, कैरी 14, 15 7 105, 105 10, 105 10, 115 4 119, 11,940 है कहीं पर? हाँ, सी ऑप्शन, ए इसका राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आप सवालों पर तो काम करना ही होगा जी। सब लोग सवालों पर काम करो, ध्यान से देखो और हर सवाल पर अपना फोकस और अटेंशन बनाइए। ये हो गया आपका 46 नंबर। 47वें पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक काम को ए और बी क्रमशः 16 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए से करवाओ 16 दिन, बी से करवाइए 18 दिन में काम पूर्ण होता है। ए ने अकेले काम आरंभ किया, शुरू किया काम करना, किसने? ए ने, और 4 दिन तक काम करता रहा, 4 दिन तक अकेले काम करता रहा।
बी आकर शामिल हो गया 4 दिन के बाद और काम पूरा होने तक जुड़ा रहा, जब तक काम हुआ तब तक बी जुड़ा रहा। सवाल क्या है? सवाल यह है कि बी ने काम कितने दिनों तक किया। बहुत बढ़िया आसान सा सवाल है। ए कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है 18 दिन में। करेक्ट है। ऐसे में टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों से कटेगी। 16 अब इसको कितना लिखा जाए? 96। कितना बताएं? जो 16 से कटे और 18 से कटे, 16 से कटे और 18 से कटे, ऐसी संख्या आप लोग क्या लिख सकते हैं? 144 मेरे हिसाब से होगी, क्योंकि 16 9 144, 18 8 144। दोनों की क्षमता मतलब प्रतिदिन किया गया काम 16 9 144, 18 8 144, ये इनकी क्षमताएं हो गई। ए एक दिन में 9 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा। सवाल क्या है? ए ने शुरू किया, ए ने शुरू किया 4 दिन तक किया भी, ए ने शुरू किया और 4 दिन तक किया भी। एक दिन में ए कितना काम करता है? 9। 4 दिन तक करा तो कितना काम किया? 36। कितना काम किया? 36। अब इसके बाद आकर के बी जुड़ गया। पहले सोचो अभी काम कितना बच गया? 36 घटा दे, 36 8 44, 108 काम बचा था शेष। अब इस काम को करने वाले 2 लोग हो गए, इस काम को करने वाले 2 लोग हो गए, दोनों का मतलब ए और बी हो गए। अब ए और बी कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 17 की क्षमता से। 9 8 17 होता है, 17 छक्के 102 होता है और 6 दशमलव, अब इसको भाग देना पड़ेगा क्योंकि 6 के साथ ही सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने 108 को प्रॉपर हमने 17 से बिना किसी संकोच के, बिना किसी दिखावे की हमने भाग किया। 17 छक्के 102 लिखा, हमने लिखा, यहां 6 आया, दशमलव लगाया, 0 किया, 17 3 51। अब मैं उत्तर पर जा सकता हूं। 6.35 डेज लगेगा, जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही उत्तर है। बिल्कुल सही बात है। गलती मत करिएगा, ऐसे सवालों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, सिंसियरिटी दिखाने की नीड होती है। अगर सही फोकस करेंगे तो गलत तो कभी जीवन में नहीं होगा। आइए अगले सवाल पर आइए। एक दुकानदार 2 बैग को, बहुत ही आसान, अब तक के पूरे इस सेशन का सबसे आसान सवाल है, और इसको अगर ना कर पाए तो फिर भाई तब हमें थोड़ा डाउट होगा। ठीक है, इसका सलूशन बताओ। एक दुकानदार 2 बैग रुपए 5500 में बेचता है। दोनों को उसने 5500 में बेचा, अर्थात दोनों के एसपी बराबर हैं, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, SP1 बराबर SP2। सुनिए, एक पर उसे 21% का लाभ होता है, एक पर उसे 21% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है, 21% की हानि होती है। अब कहा है पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कभी किसी सौदे में, किसी दुकानदारी में, यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि SP1 बराबर SP2, अगर विक्रय मूल्य बराबर है 2 वस्तुओं के, दूसरी बात लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत है, अगर लाभ परसेंटेज का मान हानि परसेंटेज के मान के बराबर है, तो हमेशा पूरे सौदे में हानि होगी, पूरे सौदे में हानि होगी। इस समय पूरे सौदे में हानि होगी, और उस हानि का जो परसेंटेज होगा, उस हानि का जो परसेंटेज होगा, वो हानि का वर्ग मतलब 21 का वर्ग बटे 100 होगा। हानि का वर्ग मतलब जो परसेंटेज था उसका वर्ग बटे 100 होगा, जो भी डेटा आपको दिया रहेगा। 21 का वर्ग 441 होता है, बटे 100 कर दें तो 4.41% की हानि है। देखिए यहीं पर आपको 4.41 के साथ लाभ भी लिख कर दिया है, डाउट क्रिएट किया है सवाल में, तो बी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। 4.41% का क्या होगा बताओ? हानि होगा। तो बी ऑप्शन लीजिए, अगर गलती से 4.41 नजर आया और पहला ही ऑप्शन टिक करके चले आए ना, तो ये सब बहुत बातें ध्यान रखने की होती हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर 4.41% की हानि है। बढ़िया से इसको लोग मैच करिए। अगले सवाल पर आ जाइए। 49 नंबर। अर्जुन शांत जल में, सुनिए, अर्जुन शांत जल में, स्टिल वाटर कहलाता है शांत जल, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठहरा पानी होता है, कोई मतलब मूवमेंट नहीं है। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। उसकी नाव चलाने की गति, स्पीड इन स्टिल वाटर, दैट इज 40.5 किलोमीटर पर आवर। यदि नदी जो पानी का प्रवाह है वो है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नदी इस गति से बह रही है। पानी का जो मूवमेंट है, पानी का जो प्रवाह है 13.5 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं। टोटल आने जाने में उसे कुल 90 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है, हमसे पूछा गया वह स्थान कितनी दूर है। वह स्थान पता करने के लिए हम अगर एवरेज स्पीड निकाल लें, क्या निकाल लें? एवरेज स्पीड निकाल लें, और एवरेज स्पीड से फिर हम लोग यहां पर डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात आप दिमाग में रखो, अगर स्पीड इन स्टिल वाटर 40.5 है किलोमीटर पर आवर,
ये स्पीड इन स्टिल वाटर है जो 40.5 किलोमीटर पर आवर है। यदि ध्यान सुनिएगा, यदि नदी की गति मतलब स्ट्रीम की गति जो है 13.5 है और हम अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर जाएंगे डाउन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, तो हमारी स्पीड इसके साथ जुड़ जाएगी। जब हम धारा के साथ जाएं, भाई देखिए जाना जाना दोनों में, एक बार हमें पानी का सपोर्ट मिलेगा, एक बार पानी का हमें विरोध मिलेगा, दोनों बातें होती हैं। अगर मैं 13.5 जोड़ूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 53 हो जाएगा। और इसी 40.5 से अगर मैं 13.5 घटाऊंगा, यह घट करके कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, 27, एक बार 54 हो गया, एक बार 27 हो गया। दो गतियां हमको मिली हैं, एक अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, मतलब ये धारा के साथ की गति है और ये धारा के विरोध की गति है। हम ऐसे समय जब हम एक ही यात्रा को दो अलग अलग गतियों से करते हैं, ऐसे कभी आपने सुना होगा कि एक लड़का इस गति से स्कूल जाता है और इस गति से लौट कर आता है, काम तो वही है ना, आप इस गति से गए हो और इस गति से आए हो। इस पूरी यात्रा के दौरान आपकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, कभी अगर जाने की गति ए थी और आने की गति बी थी तो एवरेज स्पीड हो जाता है ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये नियम होता है, ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी एवरेज स्पीड होता है। 2 गुणे 54 गुणे 27 डिवाइड बाई 54 प्लस 27, 27 प्लस 54 कर दीजिए। इस हिसाब से अगर हम इसका मान निकालें, कैलकुलेट करें तो देखिए 27 54 50 20 70, 7 4 11 हो गया, 81 हो जाएगा, 81 हो गया। 27 3 81 होता है, 3 18 3 54, 18 दूना 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड है। अब सुनो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड है। अब हम जाने या आने के हिसाब से हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई। अब मुझे अगर टोटल डिस्टेंस कवर करनी है, आप सुनो, टोटल डिस्टेंस कवर करनी है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को हमने एवरेज कितना मान लिया, 36, और कुल समय जो लगा था देखिए यहां लिखा होगा 90, क्या है लेकिन ये 90 मिनट है। मिनट को घंटे में लिखने के लिए 90/60 करेंगे तो घंटा होगा, तो 90/60 कर दो, देखिए खत्म। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 18, 18 तिया 54, कितने दूरी थी बताइए, 54। अब अगर हम इसको पूरा समीकरण से ही करते तो किसी, एक सेकंड, 54 तो टोटल हो गया ना भाई, 54 तो आना जाना मिलाकर हो गया। अब 54 को अगर हम 2 से नहीं भाग करेंगे, हमें तो ये थोड़ी पूछा है कि आना जाना मिलकर कितना है, हमसे पूछा था दूरी कितनी थी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, 27 किलोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है, आप लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। देखिए इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, अगर ऐसे सवाल मिलते तो इसका तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, 1.5-2 पढ़ने लग जाते, 1 पन्ने लग जाते पूरा सोल्यूशन करने में। तो आप इसको सॉल्व करो और इससे बेहतर नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड का भी अप्रोच लग जाएगा, वहां से आपको समय भी मिल गया, दोनों चीजों को लेकर के हम लोग हल कर सकते हैं जी। लास्ट सवाल है इस सेशन का, इसको आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। क्या है सवाल, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। देखिए ऐसे रहा होगा, एक हमारे पास घन था, घन की भुजा नहीं पता है, घन का आयतन पता है। दोनों का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, 27 सेंटीमीटर क्यूब अगर दोनों का आयतन है तो घन का आयतन ए क्यूब होता है, बराबर अगर 27 है तो ए बराबर 3, अर्थात उसकी भुजा कितनी हो गई, 3। कह रहा है सिरों से सिरों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। सिरों से सिरों को जोड़कर एक घनाभ, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, ये देखिए ऐसे। अब इसी तरह से एक और जोड़ दिया इसी में, ये देखिए आपका ये जो घन थे दो मिलकर के क्या हो गए, घनाभ, एक नया फिगर बन गया, डेवलप हुआ। अब इस फिगर में देखिए क्या क्रिएट होता है, यही पूछा है, जोड़कर जब एक घनाभ बनता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जो हमारे पास घनाभ बनकर आया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा कितनी हो गई बोलिए, भुजा अपने पास यहां पर यह 3 थी, यह 3 थी, मिलकर कितनी हो गई, 3 + 3 6 हो गई। मतलब अगर इसकी बात करें, लेकिन इसकी ब्रेथ और हाइट दोनों 3-3 ही रहेंगी, दोनों 3-3 ही रहेंगी। तो हम लोग यहां पर अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई। अगर सरफेसेस की बात करिए सरफेस की बात करिए तो सरफेस में भी टोटल सरफेस भी होता है। अगर हम ट्वाइस l + b लें, 6 3 9 और इंटू 2 कर दें, 3 कर दें, 6 3 9 दूना 18, ट्वाइस l + b लिखा, 6 3 9, क्योंकि अगर हम लोग पूरा लेते हैं तो पूरे को तो कहा नहीं इसने, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, देखो एक चीज कहा क्या है,
27 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। ये तो पक्का हो गया कि भुजा 3 है। और दूसरी तरफ हमसे कहा है कि तो परिणामी घनाभ जो बनता है का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो रिजल्टिंग देन द सरफेस एरिया। अब यही मेंशन नहीं करता है कि टोटल पूछ रहा है कि लेटरल पूछ रहा है। जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों बनते हैं ना, कि टोटल संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है कि सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आइए अगर टोटल की बात, चलिए हम पृष्ठीय की बात करते, पहले सरफेस की बात करते हैं। लेटरल में ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच होता है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, देखो 2 एल का मतलब 6, भाई 2 ही तो थे, 6 प्लस 3 कर दिया गुणे 3 कर दिया, तो 2 कर दिया, 6 3 9 होता है, 9 गुणे 3 कर दिया, 18 3 54। ऐसे में देखा जाए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया है। अगर यहीं पर टोटल की बात होती तो टोटल हम लोग ट्वाइस एलपी प्लस बी एच प्लस एच एल पर भी जा सकते हैं। भाई अगर हम एक सरफेस, देखिए अगर हम चाहें तो टोटल की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस पर भी जा सकते हैं। ट्वाइस 6 3 18 कर दीजिए, 3 3 9 कर दीजिए, और एच एल का मतलब 18 फिर से करिए, 18 18 36 9 45, दोनों 90 हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल हो जाएगा। अगर टोटल पूछ रहा है तो 90 है, और अगर लेटरल पूछ रहा है तो 54 है। अब इसमें कहीं लेटरल तो लिखा नहीं, पृष्ठीय पूछ रहा है तो 90 पर भी सोचा जा सकता है। यही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सवाल में लिखा क्या है, टोटल है कि लेटरल है, ये देना चाहिए सवाल में। चारों सतहों का क्षेत्रफल या कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना चाहिए, तब उससे कंफर्म होता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से सवाल आपको सब कंफर्म हो गए, सब लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए।